फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर वालों के लिए रहने वाला है, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं A1 सेमेस्टर के। ओके, हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी जो A1 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या फिर आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और साथ के साथ इससे जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो उनका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। और आज हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने 5 लेक्चर्स किए। जो टॉपिक हमने उनमें पढ़े, पहला डी ब्रॉगली इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एंड फिर उसके बाद हमने साई एंड साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ा। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट जो लेक्चर था हमारा इससे पहले, उसमें हमने क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उनके लिए वो लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं। उसमें आपको सारे नोट्स अच्छे से, और मैंने एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझाए हैं। तो आप पहले, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए। और अगर जिन बच्चों के यूनिवर्सिटीज़ में जो है एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी होते हैं तो वो लेक्चर अगर देखेंगे तो उससे आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी कीवर्ड्स हैं जो भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वो सारे मैंने वहाँ पर कवर किए। अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ें सुनते हो और पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर सकोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच सही संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बी ऑप्शन है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच पी, और सी है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और डी है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी स्क्वायर। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर इसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ओके, तो आई होप आप सबने अभी तक आंसर कर लिया होगा, आप सबको पता होगा। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है और इस जो फॉर्मूले का है हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है। तो डी ब्रॉगली ने बताया था ये फॉर्मूला हमें लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब यहाँ पर ऑप्शन डी, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन डी के साथ में, यहाँ पर लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पर सिर्फ एम वी होता, एच अपॉन एम वी, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, बट यहाँ पर एम वी स्क्वायर है। एम वी सही क्यों होता, क्योंकि आपको पता है पी, यहाँ पर एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और पी क्या है संवेग, किसी कण का संवेग। तो संवेग बराबर हमने पढ़ा था एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। ओके, ये हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गतिमान कण का संवेग उस कण की तरंग दैर्ध्य के होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जिसने भी डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी है वो आसानी से इसका आंसर कर लेंगे। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी यहाँ पर क्या है, किसी कण का संवेग। तो फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा लैम्डा है वो संवेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ देखिएगा, जैसे हमारे पास ये लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट, पी संवेग। तो यहाँ पर हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो तरंग दैर्ध्य है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जब लैम्डा बढ़ेगा, यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो संवेग कम होगा, और अगर संवेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा, समान वेग से गति कर रहे निम्नलिखित कण में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन की, या फिर प्रोटॉन की, या फिर अल्फा कण की, जिसे हम हीलियम का नाभिक भी कहते हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो अभी अभी हमने पढ़ा डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी।
तो अगर हम वहाँ पर समझिएगा, अगर हम यहाँ पर P को जो है mv लिख दें, P इज इक्वल्स टू mv जब लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो m है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा, जिस एटम का या फिर जिस कण का मास ज़्यादा होगा, पार्टिकल का जिसका मास ज़्यादा होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ से हमारा आंसर नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी कम है, प्रोटॉन का मास भी कम है, न्यूट्रॉन का मास भी कम है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो है ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता है, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है किसी स्थान पे, उसमें अनिश्चितता प्रदर्शित हो रही है, तो इसके संवेग में अनिश्चितता होगी। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हाइजेनबर्ग ने हमें बताया था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की अगर हम संवेग और स्थान एनर्जी को एक साथ अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता बताई गई है। अनिश्चितता यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, या फिर नाभिक से बहुत दूर भी हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पर अनिश्चितता शून्य मान लेते हैं, और जब हमने अनिश्चितता शून्य मान ली तो संवेग तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला था, देखिएगा यहाँ, जैसे हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि ये जो हमारा किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो पोजीशन है डेल्टा एक्स इंटू संवेग, ओके, ये जो है इसका इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ग्रेटर देन होगा h अपॉन 4 से, या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो वहीं कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो स्थान है, उसमें अनिश्चितता बताई गई है। अनिश्चितता अब हमें नहीं पता कि कहाँ है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी छोटा पार्टिकल है वो कहाँ है, वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको ज़ीरो मान लिया। तो जब हम ज़ीरो मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके जो मल्टीप्लिकेशन को बैलेंस करने के लिए अगर ये ज़ीरो हुआ है तो आपका जो संवेग है वो इन्फानाइट हो जाएगा, यानी कि वो अनंत हो जाएगा, जिससे ये इनका रेशियो जो है बना रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनंत, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, वहाँ पर स्थान के बारे में कोई भी मतलब बात नहीं कही गई थी, बस इतना कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का स्थान है वो अनिश्चित है, कहीं भी हो सकता है, तो हमने उसको शून्य मान लिया था। बट यहाँ पर वही चीज़ डिफाइन कर दी गई है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता शून्य है, यहाँ पर हमें क्लियरली बता दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के स्थान की अनिश्चितता है वो शून्य है, तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। अभी मैंने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगा वो बड़ा होगा किससे, h अपॉन 4 से, या तो फिर उसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर पोजीशन में अनिश्चितता ज़ीरो हुई है तो संवेग में अनिश्चितता जो है अनंत हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संबंध हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का सही रूप है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया, ये तो नहीं है। हमने क्या कहा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन h अपॉन 4 या तो इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन या तो इससे बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात और समझिएगा आप यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पर ग्रेटर दैन इसको कर दिया गया, इससे ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब मैंने एक फॉर्म आपको इस इक्वेशन का और बताया था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का, कि जब आप P यानी कि संवेग को mv लिखेंगे तो वहाँ पर हमने कुछ इंटरकन्वर्जन करके m यहाँ पर लिखा था और v यहाँ पर था, यानी कि अगर यहाँ पर m होता तब ये सही होता। तो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती ये करेंगे कि वो
मतलब ऊपर ऊपर से दिखेंगे। अगर आपकी नज़र इस ऑप्शन में चली गई तो आप इस ऑप्शन को सही कर दोगे। आप यहाँ पर नहीं देखोगे कि यहाँ पर मास नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पर मास लिखा होता यानी कि यहाँ पर m होता, तब ये भी जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का जो है एक फॉर्मूला हो सकता था, बट यहाँ पर m यानी कि मास नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जिन बच्चों को आता होता वो भी गलत कर देते अगर वो ध्यान से इन ऑप्शंस को नहीं देखते, यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर मास नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें भी एग्ज़ाम में ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, साई की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भौतिक सार्थकता क्या होती है। ऑप्शन ए है यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाता है, यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है, यह इलेक्ट्रॉन के तरंग आयाम को दर्शाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको, अभी दिख रहे हैं तो करिए और कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, फिर इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। तो जिस भी बच्चे ने हमारा लेक्चर नंबर 4 देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर देगा, क्योंकि ये सीधा सा क्वेश्चन है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साई क्या होता है। तो साई जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के वेव एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के तरंग आयाम को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और हाँ, एक बात और कि मैं पहले आपको इस वीडियो का जो है शॉर्ट वीडियो दूंगी जहाँ पर आपको क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस दिए होंगे। तो जिन बच्चों को पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना है तो वहाँ पर कर ले, और जिनको आंसर देखना है कि कौन सा आंसर सही है या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आप इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट इसका मैं शॉर्ट जो है इन पीडीएफ्स का, सॉरी नोट्स का, क्वेश्चंस का जो शॉर्ट बना करके डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर टाइम पर आप आराम से प्रैक्टिस कर सको अगर तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि साई का मान 0 हो तो यह क्या दर्शाता है। मैंने आपको बताया था, सॉरी साई स्क्वायर, जो हमारा साई स्क्वायर होता है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है ना, मैंने बताया था आपको। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, या नोड कहते हैं, या फिर अधिकतम घनत्व, या फिर ए और बी दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो उसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन ऑल स्पेस इज। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है यानी कि साई है, ठीक है, तो उसके लिए किसी पार्टिकल, कोई हमारे पास छोटा पार्टिकल है, उसका जो है पाए जाने की प्रायिकता सभी स्पेस में यानी कि XYZ एक्सिस में जो है पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी उस पार्टिकल के लिए जिसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो यूनिटी होगी। ओके, यूनिटी का मतलब कि किसी एक स्थान पर पाया जाएगा, यूनिटी का मतलब सिंगल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की गणितीय अभिव्यक्ति है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की संवेग की, और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, या फिर सभी। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की आपको डेरिवेशन कराई थी कि जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी बताता है। वहाँ पर हमने मोमेंटम का भी यूज किया था और पोजीशन का भी यूज किया था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इन सभी के बारे में जो है हमारा जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है इन सभी के बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण किस प्रकार का अवकल यानी कि डिफरेंशियल समीकरण है। प्रथम कोटि, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल,
इक्वेशन है, या फिर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारा तरंग समीकरण है श्रोडिंगर का, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन के गति नियम पर बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर नहीं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो श्रोडिंगर है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो है 3D वेव मानकर अपनी इक्वेशन दी थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में जो लाप्लाशियन ऑपरेटर यानी कि डेल स्क्वायर जो है इसका मान क्या होता है। ऑप्शन देखते ही जो ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं तो आप उनको काटते जाइए, जिससे अगर आपको करेक्ट ऑप्शन का भी, अगर आपको दो ऑप्शन में, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आप इसको देखते ही काट दोगे, क्योंकि आपको पता है आप अवकलन कर रहे हो, यानी कि वहाँ पर डेल अपॉन डेल तो होगा ही, ऐसा कुछ होगा ही आपके माइंड में, ये तो है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि आप एक्स वाई जेड तीनों के लिए कर रहे हो, और इससे ये वाला ऑप्शन भी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से हमारा सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, डेल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि हमने डबल डिफरेंशिएशन किया था। अगर सिंगल किया होता तो यहाँ पर ऑप्शन ये होता, बट हमने डबल डिफरेंशिएशन किया था, इसलिए हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है हमारा डेल स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि लाप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के लिए तरंग फलन साई की कौन सी परिसीमा शर्त सही नहीं है, यानी कि साई ऐसी कौन सी जो है कह सकते हैं कंडीशन जो है वो साई के लिए सही नहीं है। अनंत होनी चाहिए, या फिर साई की जो वैल्यू है वो सीमित होनी चाहिए। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो साई होता है हमारा, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है और कॉन्टिन्यूअस भी होती है और एक सिंगल वैल्यूड भी होती है, यानी कि एकल मान वाली भी होती है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, क्योंकि साई की जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी देती हैं। वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताती हैं, या इलेक्ट्रॉन का स्थान बताती हैं, या इलेक्ट्रॉन की चाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, आपको पता है क्वांटम संख्याएं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती हैं। उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, सेल में यानी कि कोश में, फिर उपकोश में, उपकोश में भी क्या होते हैं आपके ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का स्थान बता रहे हैं, जिससे ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या 2s व 2p के लिए समान होगी। तो आपको पता है 2 यहाँ पर क्या है, क्वांटम संख्या कह रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो 2 यहाँ पर क्या है, सेम है दोनों में, और एस पी, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एल की वैल्यू से आते हैं। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और पी के लिए एल की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो एल की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम नहीं है, तो किसकी वैल्यू यहाँ पर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, यानी कि 2, या यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, जिससे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित की एन तथा एल का मान बताएं। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, एमसीक्यू नहीं है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देखो और इनमें एन की और एल की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो आपको पता है, पहले हम एन की वैल्यू लिख लेते हैं, ओके। तो आप जब तक कमेंट करिए इन सभी के लिए एन और एल की वैल्यू क्या होंगी। तो आपको पता है 1s में जो यहाँ पर आगे नंबर लिखा होता है वो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू 1, और यहाँ पर 3 हमारे पास एन की वैल्यू है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4।
अब इनके लिए हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो L की वैल्यू आपको पता है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है और F के लिए यहाँ पर 3 होती है, D के लिए 2 होती है। देखिए, तो जो हमारी L की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। जब L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर S सब सेल होगा, और जब L की वैल्यू 1 है तो हमारे पास P सब सेल होगा, और जब L की वैल्यू 2 है तो हमारे पास D सब सेल होगा, और जब L की वैल्यू 3 है तो हमारे पास F सब सेल होता है। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल वीडियो में अच्छे से समझाई हुई है। ओके, तो S के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और P के लिए 1, F के लिए 3 और D के लिए 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं के सही मान का समूह कौन सा है। अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट अगर जो मैंने बताए हैं आपको वो याद होंगे तो वो बच्चे इसका आंसर तुरंत से कर लेंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये मैं आपको करा दूँ या नहीं कराऊँ, चलो बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर ए, देखते ही जो ऑप्शन आपको गलत दिख जाए कि ये हो ही नहीं सकता, उसको सबसे पहले काट दीजिए ताकि वो इस रेस से ही हट जाए। तो यहाँ पर n बराबर 2 दिया हुआ है और l बराबर भी 2 दिया है। तो मैंने आपको बताया था, बार बार बताया था कि कभी भी जो l की वैल्यू है वो n के बराबर नहीं हो सकती, वो हमेशा n से 1 कम होती है l की वैल्यू। तो ये ऑप्शन देखते ही कट हो गया यहीं पर। ऑप्शन नंबर बी में हमारा n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, हो सकता है ml -1 है। तो आपको पता है कि ml की जो वैल्यू होती है वो l की वैल्यू के माइनस l से लेके 0 से +l तक होती है, तो -1 भी हो सकती है। और ms की तो 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही पॉसिबल हो सकती है, -12 या फिर +12। तो ये भी इसके लिए सही है। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। बट ऑप्शन नंबर सी भी हम देख लेते हैं, n बराबर 3 है, सही है, l बराबर 0 हो सकता है, ml बराबर 0 हो सकता है। बट यहाँ पर स्पिन क्वांटम संख्या 1 दी हुई है। तो मैंने कभी भी आपको बताया कि स्पिन क्वांटम संख्या 1 है। स्पिन क्वांटम संख्या के तो सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो +12 या तो -12। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। ए ऑप्शन भी हमारा कट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, n बराबर 3 है, l बराबर 2 हो सकता है। ml बराबर 3 कैसे होगा, जब l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि ml की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू -l से +l तक हो सकती है। जब l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती। तो ये भी कट हो गया, इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक से औसत दूरी को दर्शाती है कौन सी संख्या नाभिक से दूरी को दर्शाती है, मुक्त क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, ये कौन बताता है, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे जैसे जो है मुख्य क्वांटम संख्या की जो है वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे नाभिक से दूरी भी बढ़ती है। यदि n बराबर 3 है तो l के सभी संभव मान बताइए। तो जिन बच्चों को ये बात पता होगी कि जो l की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है। ओके, 0 से लेके n-1 तक, ये n के बराबर कैसे हो सकता है, 3 कैसे हो सकता है, तो ये काट दीजिए। b हमने कहा 0 से लेकर, तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, ये भी काट दीजिए। फिर ये -1 0 1 0 +1, ये तो m की वैल्यू हो सकती है, l की नहीं हो सकती ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है, 0 से लेके n-1 तक। तो देखिएगा n-1 यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 3 -1 करोगी तो 2 ही बचेगा, 0 1 2, ये हो गई हमारी l की सभी पॉसिबल वैल्यूज़। तो ये रहे हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चंस। सिर्फ यहीं तक नहीं, जब हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा तब हम बहुत सारे क्वेश्चन पूरी यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस मिले। तो ये अभी कुछ क्वेश्चंस के पार्ट हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।